हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल द लीगलिस्टिक पार्ट। आज हम करेंगे एक नया एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट 1963, जो कि 36 एक्ट है 1963 का। आज हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसके अंदर एक ओवरव्यू लेंगे लिमिटेशन एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, उसका मीनिंग क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। उसके पार्ट वन को देखेंगे और उसके पार्ट टू को देखेंगे। तो लेट्स गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है, कि गवर्नमेंट ने लिमिटेशन एक्ट क्यों बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हर एक्ट के ऊपर उसकी लिमिट सेट कर रखी है। कोई भी एक्ट को वो अपने आप में जो होता है, वो अपने आप में जो होता है वो पूरे हमें राइट्स नहीं देता है। हर एक्ट जो होता है वो हम पर कुछ लिमिटेशंस, कुछ फाउंडेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। फिर जब हर उसके ऊपर एक एक्ट के ऊपर उसकी लिमिट्स लगी हुई हैं, तो गवर्नमेंट अलग से लॉ ऑफ लिमिटेशन क्यों लेकर के आई, अलग से एक लिमिटेशन एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली सबसे पहले हम लॉ ऑफ लिमिटेशन को जानने से पहले इसके मीनिंग को स्टडी करते हैं। तो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जनरली अगर हम देखें तो लिमिटेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन, लिमिट सेट करना किसी चीज के ऊपर। एक ऐसा लॉ, अ लॉ थ्रू विच वी सेट्स लिमिट ऑन समथिंग, कि जिस लॉ के जरिए हम किसी चीज के ऊपर लिमिट सेट कर देते हैं, उसको हम लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं। द लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट फॉर डिफरेंट रूल्स। लॉ ऑफ लिमिटेशन होते हैं ना, बेसिकली ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, ये जो लाया गया है, ये हमें क्या बताता है। ये जो होता है ना ही कोई राइट्स को क्रिएट करता है, ना ही किसी ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है। ये सिर्फ टाइम को बताता है कि ये टाइम लिमिट है जिसके अंदर डिफरेंट सूट्स जो होता है, एक एग्रीव्ड पर्सन कोर्ट में जा सकता है इस टाइम के अंदर रिड्रेस के लिए, जस्टिस के लिए। अगर आपको जस्टिस चाहिए, अगर आपको न्याय चाहिए, तो आप कोर्ट के अंदर इतने टाइम के अंदर अंदर जा सकते हो और अपने केस को फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पर बात की हुई है फॉर डिफरेंट सूट। डिफरेंट सूट का मतलब कोई आपको एप्लीकेशन लगानी है, कोई आपको सूट फाइल करना है, या आपको कोई अपील भी करनी है, तो ये एक टाइम लिमिट सबमिट करता है कि आपको इस टाइम के अंदर अंदर जा करके जो होता है वो कोर्ट में जा करके अपने न्याय के लिए लड़ना है। उसके बाद द सूट इफ फाइल्ड आफ्टर द एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम लिमिट, अगर वो टाइम लिमिट खत्म होने के बाद, आफ्टर द एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम लिमिट, कि अगर सूट फाइल होता है उस टाइम लिमिट के खत्म होने के बाद, तो उसको जो होता है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन उस पर रोक लगा देता है। ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटेशन एक टाइम लिमिट सेट कर रहा है कि आपको जस्टिस जो होता है वो इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर मिल सकता है। ठीक है। और इट डजंट टेक, लिमिटेशन अराइजेस व्हेन प्लेंटिफ डजंट टेक लीगल एक्शन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, की जो टाइम लिमिट मेंशन है, अगर उसके अंदर प्लेंटिफ जो होता है वो लीगल एक्शन ले लेता है तो वेल एंड गुड। और अगर वो नहीं लेता है तो उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन जो होता है उसके ऊपर बार लगा देता है। लिमिटेशन जो है वो एक रूल ऑफ लॉ है, और ये प्लेंटिफ के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि प्लेंटिफ को अगर प्लेन फाइल करनी है तो वो विद इन रिजनेबल टाइम के अंदर अंदर करे। गाइस नेक्स्ट जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है, वो दो मैक्सिम्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैक्सिम है इंट्रस्ट रिपब्लिके उत्सित फिनिस लीथियम। कौन सी है? इंट्रस्ट रिपब्लिके उत्सित फिनिस लीथियम, जिसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट के इंटरेस्ट में यही है दैट देयर शुड बी अ लिमिट टू लिटिगेशन। अगर रोक नहीं लगाई जाएगी लिटिगेशन के ऊपर, जो केस फाइलिंग है, तो लोग 15-15 सालों बाद भी पिछले अपने लॉसेस के लिए केस डालते जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट के बेनिफिट में, स्टेट के बेनिफिट में यही है कि देयर शुड बी अ लिमिट टू लिटिगेशन, की लिटिगेशन पर रोक लगाई जाए, लोगों को एक टाइम लिमिट दी जाए जिसके अंदर वो अपने केस को फाइल कर सके। और सेकेंड मैक्सिमम है विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जुरा सबवीनियंट। ये क्या कहती है बेसिकली मैक्सिम? मैक्सिम का मतलब होता है दैट लॉ विल असिस्ट ओनली दोस, कि जो हमारा लॉ है वो सिर्फ उन्हीं को असिस्ट करेगा हु आर विजिलेंट विद देयर राइट्स, जिन्हें अपनी राइट्स को लेकर के जो जागृत है। तो जो लोग टाइम लिमिट के अंदर अंदर, जिनको पता है कि ये उनका राइट है और वो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए, सिर्फ उन्हीं की लॉ मदद करेगा, लॉ सिर्फ उन्हीं को असिस्ट करेगा।
तो हमारा लिमिटेशन एक्ट बेसिकली क्या करता है, ना ये आपको कोई राइट कन्फर कर रहा है, ना ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहा है कि आपको एक सूट को फाइल करना है। अगर ऐसा कोई भी राइट एग्जिस्ट नहीं करता है सब्सटेंटिव लॉ के अंदर, तो ये आपको ना ही कोई राइट कन्फर कर रहा है, ना ही आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन लगा रहा है। सब्सटेंटिव राइट्स कौन से होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इट ओनली प्रोवाइड्स अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द सूट्स। ये सिर्फ जो होता है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में हमें बताता है फॉर फाइलिंग द सूट्स। इस सूट को फाइल करने के लिए जो क्या पीरियड है, क्या टाइम पीरियड है, ये सिर्फ हमें वो बताता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप सूट को फाइल कर सकते हो। इट बार्स ओनली द रेमेडी एंड डजंट एक्सटिंग्विश द टाइटल। ये सिर्फ रेमेडी के ऊपर जो होता है वो रोक लगाता है और टाइटल को एक्सटिंग्विश नहीं करता। आपका जो टाइटल है उसको खत्म नहीं करता, लेकिन ये रेमेडी के ऊपर जो होता है वो रोक लगा देता है। अब हम एक बार इस एक्ट की हल्का सा इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो स्टेजेस में डेवलप हुआ है। कोई भी लॉ जो होता है वो एकदम से नहीं आता, उसमें डेवलपमेंट होती है। टाइम टू टाइम उसको रिपील किया जाता है, उसको अमेंड किया जाता है, तब जाकर के वो एक्ट आता है। ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ लिमिटेशन भी जो होता है वो थोड़े टाइम में आया है। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो स्टेजेस में डेवलप हुआ है। सबसे पहले फाइन सबसे पहले तो क्या हुआ, लिमिटेशन एक्ट 1963 बनने से पहले उसने बहुत सारी डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमें ये पता है कि प्रायर टू 1859 देयर वाज नो लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। 1859 से पहले कोई भी लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं था पूरे देश के लिए। 1859 के बाद ही क्या हुआ, 1859 के बाद ही जो होता है एक लॉ आया जो सभी कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा, जिसको इनेक्ट किया गया था। ये 14th एक्ट था 1859 का। और लिमिटेशन एक्ट जो था फिर उसके बाद उसमें काफ़ी चेंजेस आए। रिपील हुआ 1871 के अंदर, फिर उसको रिपील किया 1877 ने, फिर उसके बाद रिपील होकर के आया 1908, और फाइनली जो 1908 का लिमिटेशन एक्ट था उसको रिपील किया लिमिटेशन एक्ट 1963 ने। और किसने किया था, ये प्रीलिम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाय द थर्ड लॉ कमीशन। कि जो थर्ड लॉ कमीशन थी उसने लिमिटेशन एक्ट 1908 को रिपील किया था, और उसके बाद लिमिटेशन एक्ट 1963 जो था वो फोर्स में आया था। तो 1908 का जो एक्ट था जो था वो पहले वाला जो एक्ट था वो सिर्फ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता था। लेकिन जो 1963 का रिपील होकर के एक्ट आया उसने फॉरेन जो कंट्री है, अगर आप उसमें जाकर के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो, उसके साथ साथ अगर आप जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो किसी पर्सन के साथ, तो ये उसके बारे में भी बात करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ देते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन का। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो होता है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, जो हमें प्रोसीजर बताता है। जो सब्सटैंटिव लॉ होता है वो हमारे को राइट्स और हमारी लाइबिलिटीज बताता है। लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ होता है, तो हमें पता है कि दो तरीके के लॉज होते हैं, एक होते हैं सब्सटैंटिव और एक होते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल वो होते हैं जो कि हमें प्रोसीजर बताते हैं कि किन प्रोसीजर के जरिए हम अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज को वो कर सकते हैं। और जो सब्सटैंटिव लॉ होता है वो हमारे को राइट्स और लाइबिलिटीज बताता है। तो जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये बेसिकली हमें प्रोसीजर बताता है। इट्स अ प्रोसीजरल लॉ कि क्या प्रोसीजर होगा, कितने टाइम के अंदर अंदर आप जाकर के जो होते हैं वो केसेस को फाइल कर सकते हो, सूट को फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो, अपील डाल सकते हो। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट लॉ। एब्सोल्यूट वो लॉ वो होता है जो अपने आप में पूरा होता है। तो जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरा है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो केम इनटू फोर्स के बारे में बताया कि 1 जनवरी 1964 से ये जो है वो फोर्स में आया है। इसके अंदर 32 सेक्शंस हैं, 137 आर्टिकल्स हैं, और इसके अंदर एक शेड्यूल है। और थर्ड लॉ कमीशन रिपोर्ट पर हमने बताया कि ये बेस्ड है, और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो लिस्ट थर्ड से मिली है शेड्यूल 7 के। शेड्यूल 7 की जो थर्ड लिस्ट है उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट मिलकर रूल्स बनाती है। तो ये जो है वो बेसिकली वहीं से आया है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन के बेसिकली हमने पढ़ा कि इसके अंदर 32
जो है वो सेक्शंस हैं। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो इसके अंदर 32 सेक्शंस है, और इसके साथ साथ इसके 5 पार्ट्स हैं। बेसिकली ये जो 32 सेक्शंस हैं ये 5 पार्ट्स के अंदर जो होते हैं वो आगे डिवाइड हैं। जो इसका पार्ट 1 है वो प्रिलिमिनरी है, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है प्रीलिम्स के, जिसके अंदर जो पार्ट 1 होता है उसके अंदर 2 ही सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड 2, जो कि हमें शो टाइटल और एक्सटेंट की बात करता है, और सेक्शन 2 जो होता है वो हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताता है। उसके बाद हमारा जो पार्ट 2 है, जो बात करता है लिमिटेशंस ऑफ सूट अपील्स एंड एप्लीकेशंस की, कैसे कैसे लिमिटेशन दी हुई हैं, किस टाइम के अंदर अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो, अपील लगा सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो कोर्ट में। पार्ट 2 के अंदर सेक्शन 3 टू 11 है। उसके बाद पार्ट 3 है जो कि कंपटीशन की बात करता है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन को, सेक्शन 12 से 24 उसके बारे में है। पार्ट 4 जो होता है वो एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन की बात करता है कि किस तरीके से आप ओनरशिप को बाय पोजेशन एक्वायर कर सकते हो। और पार्ट 5 जो है वो मिसलेनियस प्रोविजंस की बात करता है। तो हमारे जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट में है आज करता है, तो हमारे जो इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, आज हम जो होते हैं वो पार्ट 2 का जो होता है वो इसका ओवरव्यू लेंगे कि पार्ट 2 जो होता है वो क्या बात करता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 की बात करेंगे जिसके अंदर हम कंपटीशन सीखेंगे कि किस तरीके से पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, लिमिटेशन ऑफ सूट्स अपील्स एंड एप्लीकेशन के अंदर। सेक्शन 3 बात करता है, देखिए सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 टू 24 कि जितने भी प्रोविजंस सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 24 तक के अंदर है, उन सब प्रोविजंस को इंक्लूड करके अगर कोई भी सूट फाइल किया जाता है या कोई भी अपील लगाई जाती है या कोई एप्लीकेशन दी जाती है आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है उसके बाद अगर ऐसा किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, शेल बी डिसमिस्ड। द वर्ड शेल, शेल जो होता है वो इटसेल्फ जो होता है वो मैंडेटरी प्रोविजन को शो करता है कि ये कहता है कि उसको डिसमिस्ड ही किया जाएगा, although limitation has not been set up as a defense। हालांकि लिमिटेशन को एज अ डिफेंस सेटअप नहीं किया जाएगा, और अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट की जाती है, कोई भी अपील प्रेफर की जाती है, कोई भी एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो ये बेसिकली 3 तरीके के केसेस की बात कर रहा है। सूट इंस्टीट्यूट करना है आपने, एप्लीकेशन देनी है, या कोई भी अपील प्रेफर करनी है। अगर आप एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद से करते हो तो वो शेल बी डिसमिस्ड होंगे ही होंगे। उसके बाद सेक्शन 3 जो थे वो आपको इसके जो बाकी के क्लोजेज हैं वो आपको कुछ लोगों की बात करते हैं कि वो सूट कब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि ऑर्डिनरी पर्सन के केस में वही माना जाएगा जब से वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे देता है, सूट फाइल कर देता है प्लेंटिफ, और जैसे ही उसको सामने से जो होती है वो केस को रिसीव करके जो ऑफिसर है वो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है, तो तब से माना जाएगा कि केस इंस्टीट्यूट हो गया है। उसके बाद 3 का क्लोज 2 जो है वो आगे यही बताते हैं, इन केस आप पोपर हो, पोपर का मतलब होता है इंडिजेंट पर्सन, अगर आप गरीब हो, अगर आप जिस दिन आप जाकर के कोर्ट में ये बोलोगे कि आई एम एन इंडिजेंट पर्सन, आई एम अ पोपर पर्सन, मैं कोर्ट में केस डालना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं डाल सकता, उस केस में जो होता है जिस दिन एप्लीकेशन दे दोगे कोर्ट में कि आपको डिक्लेयर किया जाए कि आप पोपर हो और आपको फीस से वो किया जाए, उस दिन से माना जाएगा कि केस इंस्टीट्यूट हो गया है। उसके बाद अगर आपने क्लेम किया है अगेंस्ट कंपनी के, और वो कंपनी के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है और आपको उसके खिलाफ केस इंस्टीट्यूट करना है, तो वो केस कब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, जिस दिन आपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपने क्लेम की एप्लीकेशन दे दी। तो बस यही था हमारा सेक्शन 3, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 क्या बात करता है? सेक्शन 4 कहता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। जैसे कि मान लो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हमारी जो होती है वो कोर्ट की केस जो होता है, हमारे को एक केस जो था वो 9 मंथ्स के बाद, 9 मंथ्स तक का लॉ ऑफ लिमिटेशन था, 6 मंथ्स तक का लॉ ऑफ लिमिटेशन था कि हमें 6 मंथ के अंदर अंदर वो केस कोर्ट में फाइल करना था। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। अब जिस दिन लास्ट डे पर हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते थे, वो डे सपोज कर लो कि कल है। कल जाकर के हमारा लिमिटेशन पीरियड खत्म होता है और हम कल तक जो थे वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब कल जो है वो संडे है,
ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? क्या वो एक दिन पहले मान लिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, या ये माना जाएगा कि लिमिटेशन पीरियड नेक्स्ट डे पर माना जाएगा खत्म होता है, या फिर ये माना जाएगा कि लिमिटेशन पीरियड संडे को ही खत्म हो रहा है? तो अब इन्होंने ये सेक्शन जो है वो बेसिकली इस सिचुएशन के साथ डील करता है। ये सिचुएशन कहता है कि जिस दिन कोर्ट क्लोज होता है, जैसे कि कल कोर्ट क्लोज है और कल ही जो है वो एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है, कल ही जो लिमिटेशन का पीरियड है वो खत्म हो रहा है, तो उसके बाद क्या माना जाएगा? देखिए, ये सेक्शन इसके बारे में बात करता है। ये कहता है कि जो सूट, जो अपील, जो एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट की गई है, may be instituted prefer or made on the day when the court reopen। तो ये माना जाएगा कि जिस दिन कोर्ट, तो आप उस दिन जो होते हैं वो सूट, अपील या एप्लीकेशन को लगाओगे जिस दिन पर कोर्ट जो होता है वो रीओपन होगा, जिस दिन जो है वो कोर्ट दोबारा से शुरू हो जाएगा, उस दिन माना जाएगा कि हमारा लिमिटेशन पीरियड का जो है वो लास्ट डे है। जैसे कि संडे को हमारा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्किंग डे पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माना जाएगा कि जो मंडे है वो उस दिन हमारा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है। जो बेसिकली हमारा ये जो सेक्शन 4 है, ये हमारा 2 मैक्सिम्स के ऊपर बेस्ड है। इन मैक्सिम्स को देखते हैं एक बार। लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पोसिबिलिया, लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पोसिबिलिया, ये कहता है कि लॉ डजंट कंपेल द डूइंग ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। जो चीजें इम्पॉसिबल हैं, जो चीजें नहीं हो सकती, लॉ उनको कंपेल नहीं करता। नेक्स्ट चीज है एक्टिस क्यूरिए नेमिनम ग्रेविबिट, एन एक्ट ऑफ कोर्ट शेल प्रिजुडिस नो मैन। इन्होंने बोला है एक्टिस क्यूरिए नेमिनम ग्रेविबिट, कि कोर्ट का जो एक्ट होता है शेल नॉट प्रिजुडिस नो मैन, कि वो किसी भी पर्सन को जो होता है के लिए हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, तो और इस ये जो जनरल रूल है बेसिकली, कि जिस दिन कोर्ट जो होता है वो अगले दिन रीओपन होगा, उस दिन से माना जाएगा कि हमारा उस दिन लिमिटेशन पीरियड एंड हो रहा है। और इसकी एक बेसिक एग्जांपल, जो इसकी एक एक्सेप्शन है, तो ये बेसिकली जो जनरल रूल है हमारा सेक्शन 3 का, उसकी एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 3 का जनरल रूल बोलता है कि जो आप सूट है उसको प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तक ही जो होते हैं वो केस फाइल कर सकते हो, उसके बाद जो होता है वो डिसमिस्ड हो जाएगा। लेकिन ये उसकी एक एक्सेप्शन दे रहा है, ये कहता है कि अगर लास्ट डे पर ही जो होता है वो संडे आ जाता है, कोर्ट ऑफ हो जाता है, किसी भी सिचुएशन की वजह से कोर्ट बंद हो जाता है, तो जब नेक्स्ट वर्किंग डे पर कोर्ट रीओपन होगा, उस दिन जो होता है वो आपका बार ऑफ लिमिटेशन पीरियड वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो होता है वो आपको, हमने सेक्शन 4 तक पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 ये कहता है कि कुछ केसेस के अंदर एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, अभी तो हमने पढ़ा कि जो पीरियड है, हमने पढ़ा कि वो किस सिचुएशन में सेक्शन 4 के अंदर एक्सटेंड हुआ था, कि अगर कोर्ट क्लोज है तो उस दिन पर। अब इन्होंने कहा कि कुछ केसेस हैं जिसके अंदर प्रिस्क्राइब पीरियड जो होता है वो सर्टेन केसेस के अंदर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कोर्ट जो होता है अलाउ कर सकता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए, कि जो आपने डिले किया है, कि मान लो आपको केस जो था वो 6 मंथ के अंदर अंदर फाइल करना था लेकिन आपने नहीं किया है, तो कोर्ट आपको कॉन्डोन कर सकता है, आपको माफ कर सकता है डिले के लिए, इन केसेस के अंदर ओनली इन केसेस ऑफ अपील्स एंड एप्लीकेशंस। जहां पर आपको अपील लगानी थी, जहां पर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी थी, उन केसेस में अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि आपके पास एक सफिशिएंट कोर्स था जिसकी वजह से आप प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर केस को फाइल नहीं कर पाए, तो उस केस के अंदर कोर्ट आपको माफ कर सकता है कि आप उससे लेट भी जो होता है वो केस फाइल कर सकते हो, अदर देन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अंडर आर्टिकल 21। और इसके अंदर बोला हुआ है जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, जो हमारा सीपीसी 1908 के अंदर हमारा ऑर्डर 21 दिया गया है, जो कि बात करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को छोड़कर, ये इसकी एक्सेप्शन दी गई है सेक्शन 5 के अंदर, कि इसको छोड़ करके बाकी के जो केसेस हैं जहां पर अपील्स हैं या जहां पर एप्लीकेशन है, वहां पर अगर सफिशिएंट कोर्स प्रूफ हो जाता है तो कोर्ट आपको कॉन्डोन कर सकता है डिले के लिए। जो हमारा केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था वर्ड सफिशिएंट कोर्स को, कि ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कंडोन किया जा सकता है। इसके बाद गाइस हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 के बारे में।
जो हमारा सेक्शन 6 है ना, वो लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है और इसके अंदर उस केस के आगे कुछ क्लोजेस दिए गए हैं, जिसको मैं आपको जो होता है वो एक ओवरव्यू में ही बता देती हूँ कि बेसिकली सेक्शन 6 क्या कहता है। सबसे पहले तो ये बात करता है लीगल डिसेबिलिटी की। तो कानून की नज़र में कौन-कौन से लोग डिसेबल होते हैं? सबसे पहले तो कानून की नज़र में डिसेबल इंसान होता है माइनर। माइनर माइनर में कौन कौन से आते हैं? इंक्लूडिंग अ चाइल्ड इन द वोम। अगर कोई बच्चा अभी वोम में ही है तो उसको भी जो होता है वो माइनर की कैटेगरी में डाला जाएगा। और इनसेन पर्सन और इडियट पर्सन, ये जो तीन लोग होते हैं वो कोर्ट की नजर में जो होते हैं, कानून की नजर में लीगली जो होते हैं वो डिसेबल माने जाते हैं। तो एसिस्ट, अगर वो किसी भी तरीके से डिसेबल्ड है, मान लो वो माइनर है या भी बच्चा जो है वो वॉर्म में ही है या फिर इंसेन है या वो इडियट है, उस केस में जो होता है जो पर्सन है वो सूट को कब इंस्टीट्यूट कर सकता है या एप्लीकेशन कब लगा सकता है? आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड विद इन द सेम पीरियड। अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर ही उस पर्सन की डिसेबिलिटी सीज हो गई है, मान लो वो माइनर है और 3 साल उसका लॉ ऑफ लिमिटेशन का पीरियड है और वो 2 साल के बाद माइनर से अब मेजर हो गया है, तो उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो गई है, तो अब वो जो होता है वो एप्लीकेशन लगा सकता है, सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है। या मान लो वो इंसेन था या वो इडियट था, अब वो ठीक हो गया है, तो वो क्या कर सकता है? सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है विद इन द सेम पीरियड के अंदर। अब अगर हम इसकी एक अलग सिचुएशन लेते हैं जो उसके आगे के क्लोजेस में दी हुई है, उसके अंदर बोला है कि अगर एक पर्सन के अंदर दो डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, और वो अफेक्ट हो गया अनदर डिसेबिलिटी से, ठीक है, पहले एक डिसेबिलिटी थी अब उसको एक और डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में जो होता है वो केस को वो कब इंस्टीट्यूट किया जा सकता है? आफ्टर सीजिंग ऑफ बोथ द डिसेबिलिटीज, कि पहले तो वो माइनर था फिर वो इंसेन भी हो गया या इडियट हो गया, तो अब उन केसेस में जब उसकी दोनों डिसेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी तब वो केस को इंस्टीट्यूट करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए एक पर्सन की जो डिसेबिलिटी है वो खत्म ही नहीं हुई, जब तक वो जिंदा है उसकी डेथ तक जो होता है वो डिसेबिलिटी कंटिन्यू रहने वाली है, एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो खत्म हो ही नहीं सकती, तो फिर केस को कब इंस्टीट्यूट और कौन इंस्टीट्यूट करेगा? उस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस डिसीज उस डिसेबल्ड पर्सन के, तो वो जो होते हैं जो सेम टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज, अगर डिसीज्ड की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद जो टाइम मेंशन कर रखा है उसके अंदर अंदर जो होते हैं वो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे? केस को इंस्टीट्यूट करेंगे या फिर उसको फाइल करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा सेक्शन 6 है वो इसी के बारे में बात करता है, लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। जो सेक्शन 7 है वो बात करता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द सेवरल पर्सन्स, कि अगर बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी एक पर्सन ने जो होता है वो डिसेबल्ड है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं और उनमें से सिर्फ एक पर्सन जो होता है, जो एक आधा पर्सन है वो जो है वो क्या है? डिसेबल्ड है, तो उस केस में क्या किया? हम्म, तो ये जो है हमारा, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 के बारे में जो बात करता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन। सबसे पहले तो जो हमारा सेक्शन 7 है वो उन्हीं डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है, उन्हीं 3 डिसेबिलिटीज की जिसके बारे में हमने सेक्शन 6 में बात की थी, यानी कि ये भी उसी उन्हीं 3, इडियट, इंसेन और हमारा माइनर, ये भी उन्हीं 3 डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा सेक्शन 7 है ये कहता है कि डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स, यहाँ पर जो होता है वो बेसिकली सेवरल पर्सन्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं? कोर्ट में जॉइंटली केस फाइल कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो होता है वो ये पूछा जा रहा है इस सेक्शन के अंदर। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सेवरल पर्सन कौन कौन से जो होते हैं वो केसेस में मिल करके जो होते हैं वो सूट को फाइल कर सकते हैं। इसके बारे में जो होता है इस क्वेश्चन के बारे में बात करता है हमारा सीपीसी, हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसका ऑर्डर 1 और रूल 1 यही बारे में बात करता है कि कब कब को प्लेंटिफ जो होते हैं वो बन सकते हैं और मिलकर के केस फाइल कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर आपको क्या बोला? ये जो सेक्शन 7 है ये बेसिकली ये बात करता है कि अगर सेवरल पर्सन को प्लेंटिफ्स जो हो रहे हैं वो मिलकर के केस फाइल कर रहे हैं, तो अब को प्लेंटिफ्स का जो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो कब से माना जाएगा? उस दिन से जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, या उस दिन से
बेसिकली ये हमारे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि जो टाइम है लिमिटेशन का वो कब से अराइज होगा। जिस दिन से आपका कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन से, या जिस दिन पर जाकर के अगर डिसेबल्ड पर्सन है उनमें से एक, और वो डिसेबल्ड पर्सन जो होता है जिस दिन पर जाकर के उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, उस दिन से माना जाएगा कि वो पर्सन जो होता है, तो क्या जिस दिन से डिसेबिलिटी, कि मान लीजिए 3 लोग जो हैं वो मिलकर के केस फाइल कर रहे हैं और उसमें से एक पर्सन जो है वो डिसेबल्ड है, तो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा उस दिन से उन तीनों के लिए वो माना जाएगा, या फिर जिस दिन से उस तीनों में से जो एक पर्सन डिसेबल्ड है उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी उस दिन से उसको माना जाएगा। तो इस केस में हम बात करते हैं, तो इसमें कैसे माना जाएगा, इसके अंदर हम देखेंगे कैपेसिटी टू डिस्चार्ज की, कि मान लीजिए 3 पर्सन थे जो को प्लेंटिव थे, उसमें से एक पर्सन जो है वो डिसेबल्ड है, ठीक है। अब बच्चे जो बाकी के 2 हैं जो प्रॉपर ठीक है, अब उन दोनों में से किसी भी एक पर्सन की कैपेसिटी है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज हूँ इसको डिस्चार्ज कर सकता है डिफेंडेंट को। ये प्लेंटिफ है ना, अगर इनमें से किसी भी एक की ये कैपेसिटी है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है डिफेंडेंट को फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स डिसेबल प्लेंटिफ, कि जो प्लेंटिफ उन तीनों में से एक जो डिसेबल्ड है, अगर उन बाकी के जो 2 हैं उनमें से किसी एक के अंदर कैपेसिटी है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है डिफेंडेंट को, किससे डिस्चार्ज कर सकता है, उसकी जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स डिसेबल्ड पर्सन उससे डिस्चार्ज कर सकता है, तो इस केस में जो होता है वो क्या माना जाएगा, इस केस में जो होता है, फिर अगर वो उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है, तो जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा उसी दिन से माना जाएगा कि हमारा जो लिमिटेशन पीरियड है वो तब से माना जाएगा। और अगर उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है जो डिफेंडेंट है उसको डिस्चार्ज करने की, तो इस केस में जो को प्लेंटिफ्स में से जो एक प्लेंटिफ जो डिसेबल्ड है, जिस दिन उसकी डिसेबिलिटी सीज्ड होगी, खत्म होगी, उस दिन से जो होता है वो लिमिटेशन पीरियड को माना जाएगा। तो बेसिकली सेक्शन 7 जो होता है इसका क्रक्स क्या है, ये बेसिकली क्या कहता है, तो सेक्शन 7 सबसे पहले तो अप्लाई होगा उन केसेस में जहां पर हम सूट फाइल कर रहे हैं, यहाँ जहां पर एग्जीक्यूशन है, इन 2 केसेस में सेक्शन 7 अप्लाई होगा। दूसरा सेक्शन 7 भी सेक्शन 6 की तरह 3 डिसेबिलिटीज की बात करता है, माइनर की, इंसेन की और इडियट की। फिर जो वो केस करेंगे ज्वाइंट सूट होगा। सेक्शन 7 ज्वाइंट सूट की बात करता है कि एक से ज्यादा प्लेंटिफ है और वो मिलकर के ज्वाइंट सूट फाइल कर रहे हैं, या वो ज्वाइंटली एग्जीक्यूशन के लिए जो होते हैं वो एप्लीकेशन देना चाहते हैं। उसके बाद जो ज्वाइंट सूट कौन फाइल करेंगे, ऑब्वियसली को प्लेंटिफ होंगे, और वो को प्लेंटिफ्स में से एक प्लेंटिफ जो होगा वो डिसेबल्ड होगा, और जो एक प्लेंटिफ डिसेबल्ड है उसको छोड़ करके बाकी के दो प्लेंटिफ्स हैं उनमें से कोई भी एक प्लेंटिफ के पास अगर कैपेसिटी है टू डिस्चार्ज करने की, तो अगर उसके पास कैपेसिटी है डिफेंडेंट को डिस्चार्ज करने की, तो जिस दिन पर डे ऑफ रेकनिंग कब से माना जाएगा, जिस दिन से जो होती है वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उस दिन से मानी जाएगी। और अगर जो होती है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते तो टाइम कब से रन माना जाएगा, आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। अगर उसके पास कैपेसिटी है डिस्चार्ज करने की, तो जिस दिन पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, और अगर कैपेसिटी नहीं है डिस्चार्ज करने की तो जब डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उस दिन से माना जाएगा। अब हम बात करें, हमारा सेक्शन 8 है वो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की ही एक्सेप्शंस हैं जो स्पेशली दी गई हैं। जो पार्टीज होती हैं अंडर सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 shall make the suit or application within 3 years from cessation of their disability, कि जैसे ही जो डिसेबल्ड पर्सन है सेक्शन 6 के अंदर या सेक्शन 7 के अंदर, जैसे ही वो डिसेबल्ड पर्सन जो होता है, तो डिसेबिलिटी सीज होने के 3 साल के अंदर अंदर जो होता है आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है, और वहीं से जो होता है वो आपका लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो 3 साल तक चलेगा। उसके बाद हमारा सेक्शन 9 क्या बात करता है, सेक्शन 9 रनिंग ऑफ टाइम की बात करता है। ये सिंपल सी बात कहता है कि अगर टाइम जो होता है वो रनिंग स्टार्ट हो गई है,
अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन जो होता है वो स्टार्ट हो गया है, तो बाद में अगर वो पर्सन, कोई भी पर्सन डिसेबल्ड हो जाता है, किसी भी तरीके से इनेबल हो जाता है, तो टाइम बीच में रुकेगा नहीं। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो होता है अगर स्टार्ट हो चुका है तो वो पूरा चलेगा, काउंट होगा। उसके बाद इसके अंदर लास्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 11 है, उसके बारे में देखते हैं। सेक्शन 11 जो है वो सूट ऑन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करता है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि 1963 के अंदर जो होता है वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ जो होता है सेक्शन 11 जम्मू एंड कश्मीर की भी बात करता है कि अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होना है तो उस केस में भी जो अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं या फिर जो होते हैं वो फॉरेन कंट्री में हुए हैं, तो उस केस में भी जो होता है वो सूट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होगा, जो कंट्रोल होगा, वो इसी एक्ट के अंदर आएगा। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो होता है वो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।